हर एक को तय करना होगा कि आप किस मुल्क के बाशिंदे बनेंगे, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। हमें अलग मुल्क नहीं बनाना। हिंदुस्तान, पाकिस्तान। आजादी की वो रात भारत के इतिहास पर एक ऐसा कलंक छोड़ गई जिसने उस खुशी के दिन को भी मातम में बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, हम भारत के बंटवारे की बात कर रहे हैं और एक सबसे बड़े राज की, जो कि किताबों में दफन है कि कैसे भारत को बांटने के लिए जिन्ना और अंग्रेजी हुकूमत ने गेम प्लान किया। भारत जो आजादी से पहले तक सिंधु से लेकर बंगाल तक फैला था, उसके एक ही रात में 2 टुकड़े कर दिए गए। लाखों करोड़ों लोग उन जगहों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए जिन्हें वो अपना घर कहा करते थे। यह रात इसलिए भी इतनी भयानक थी क्योंकि इसी रात के बाद से करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर सवाल उठने लगे। वो यह सोचने लगे कि आखिर उनका अपना कौन है। भारत में हुए इस बंटवारे से जुड़े कई सवाल है, जैसे क्या भारत जैसे इतने बड़े देश का बंटवारा एक ही दिन में कर दिया गया? भारत और पाकिस्तान के नेताओं का इस बंटवारे में क्या योगदान रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बंटवारे को टाला जा सकता था? यह बंटवारे ने न केवल लोगों को बेघर किया बल्कि इस दौरान लाखों लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी। लेकिन इतिहास के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि यह हमें पुरानी घटनाओं के बारे में जानकारी देकर बहुत कुछ सिखा देता है। आसान शब्दों में कहे तो इतिहास हमें आगे होने वाली किसी भी घटना को रोकने के लिए तैयार करता है। बंटवारा एक ऐसा शब्द है जो हमें एक कड़वी सीख देता है, इसीलिए हमारे लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बंटवारे के पीछे की वजहों को समझे। तो आज अपने इस वीडियो में हम भारत के बंटवारे और उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हमें नहीं बताया गया। हम हिंदुस्तान को उसकी आजादी लौटाने आए थे, ना कि उसके टुकड़े करने। फरवरी 1947 को देश भर में आजादी के लिए उठ रही मांग ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को आजाद कराने का ऐलान तो कर चुका था लेकिन आजाद नहीं कर रहे थे। इसके पीछे उनके अपने फायदे थे। भारतीय सेना में भी देश को आजाद कराने का जबरदस्त जोश भरा हुआ था। तब 35 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी आंखों में आजादी की आग नहीं दिखाई दे रही होगी। हर व्यक्ति सड़क पर था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। 35 करोड़ भारतीयों के मुँह से केवल एक ही शब्द निकल रहा था और वो थी आजादी। वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन को यह बात अच्छी तरह से पता चल गई थी कि अब वो भारत पर और ज्यादा शासन नहीं कर पाएंगे। ब्रिटेन अमेरिका और रूस की सहायता से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी तरह जीत गया, लेकिन इस युद्ध में उन्होंने भी बहुत तबाही झेली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था, जिसकी नौसेना यानी कि नेवी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर थी। मगर युद्ध के बाद ब्रिटेन दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर देश नहीं रहा। इसके अलावा जर्मनी के एक हिस्से को संभालने की जिम्मेदारी ब्रिटेन पर आ गई थी। ऐसे में ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने यह फैसला किया कि ब्रिटिश के कब्जे वाले सभी कॉलोनीज को आजाद कर दिया जाए। उस वक्त ब्रिटेन के किंग जॉर्ज ने अपने कजन यानी कि चचेरे भाई लुईस माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसराय यानी कि सूबेदार बनाया। इसके बाद फरवरी 1947 से जून 1948 तक का समय दिया गया। उस एक साल के अंदर माउंटबेटन को भारत को आजाद करने का पूरा काम खत्म करना था। भारत पहुंचने के 2 दिन बाद माउंटबेटन ने वाइसराय बनने की शपथ ली, लेकिन माउंटबेटन को जल्द से जल्द ब्रिटेन वापस लौटना था, क्योंकि वहां उन्हें अपना नेवी कोर्स भी पूरा करना था। इसीलिए उन्होंने यह फैसला किया कि भारत को आजादी जून 1948 में देने की बजाय अगस्त 1947 में दी जाएगी। मगर इस जल्दबाजी के पीछे एक वजह और भी थी। उस वक्त आजादी के साथ साथ भारत के बंटवारे की बात भी उठने लगी। दरअसल माउंटबेटन के वाइसराय बनने की शपथ लेने के बाद दिल्ली, बॉम्बे और रावलपिंडी में दंगे हुए। इस सिचुएशन को देखते हुए माउंटबेटन ने ब्रिटेन में एक रिपोर्ट भेजी जिसमें यह लिखा था कि भारत को आजाद करने के लिए 1 साल तक का इंतजार कराना ठीक नहीं होगा। माउंटबेटन ने ब्रिटिश सरकार से यह भी कहा कि दंगे रोकने के लिए 1947 के खत्म होने से पहले भारत की कमान जल्द से जल्द सही तरीके से किसी मजबूत हाथों में सौंप देनी चाहिए। लेकिन बंटवारे की यह कहानी इतनी छोटी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि लोगों के मन में शुरुआत से ही देश का बंटवारा करने की इच्छा थी। तो फिर आखिर कैसे लोगों के मन में देश का बंटवारा करने का ख्याल आया? इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बंटवारे से पहले भारत में पॉलिटिकल कंडीशन यानी कि राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी। आज बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले एक बंटवारा ऐसा भी हुआ था जो ब्रिटिश सरकार ने भारत को तोड़ने के लिए किया था। वो और कोई नहीं बल्कि बंगाल का बंटवारा था। उस वक्त ब्रिटिश सरकार के इस कदम के खिलाफ पूरे भारत में जमकर विरोध हुआ। दरअसल 1950 के वाइसराय लॉर्ड कर्जन को भारत में हिंदू और मुस्लिम लोगों की यूनिटी यानी कि एकता से काफी परेशानी हो रही थी। उस वक्त ब्रिटिश सरकार कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिसकी मदद से वो हिंदू और मुस्लिम के बीच दूरियां बढ़ा सके। अपने इसी इरादे को पूरा करने के लिए 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। इस बंटवारे में बंगाल का पश्चिम हिस्सा हिंदुओं को मिलता है, वहीं पूर्वी हिस्सा मुस्लिमों के पास गया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम से भारत के क्रांतिकारी काफी नाराज थे। उन्होंने अपनी नाराजगी सड़कों पर प्रोटेस्ट करके दिखाई। मगर ब्रिटिश सरकार के लिए तो बंगाल का बंटवारा हिंदू और मुस्लिमों के बीच तकरार पैदा करने की एक साजिश थी। ब्रिटिश चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों को ऐसा लगने लगे कि वो एक दूसरे से अलग है। ऐसा करने से दोनों धर्मों के लिए भारत की आजादी से भी जरूरी उनका धर्म हो जाएगा
और वो आजादी के ख्याल को भूल जाएंगे। कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार डिवाइड एंड रूल यानी कि कूट डालो और राज करने की नीति पर चलते थे। भारत के साथ उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया। ब्रिटिश ने बंगाल के बंटवारे के साथ हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच कूट डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इस बंटवारे के खिलाफ केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि मुंबई, पुणे और पंजाब में भी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। उस वक्त लॉर्ड कर्जन को ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो लोगों को बंगाल के बंटवारे के खिलाफ सड़कों पर उतार पाएगी, लेकिन वो बिल्कुल गलत सोच रहे थे। लोगों ने कांग्रेस पर पूरा भरोसा दिखाया और खुलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया, जिसके कारण 6 साल के अंदर यानी कि 1911 लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा करने का फैसला वापस ले लिया। लेकिन ये वही घटना थी जिसके बाद से हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत की शुरुआत हुई। वहीं 1940 के बाद देश भर में आजादी पाने की कोशिश और तेज हो गई, लेकिन मुस्लिम लीग का लक्ष्य अब आजादी से एकदम अलग हो चुका था। एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता अपना पूरा जोर केवल इसी बात पर लगा रहे थे कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाई जाए, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों के बीच में नफरत भरने में लगी थी। उस वक्त कांग्रेस के ज्यादातर नेता हिंदू थे। इसी बात का फायदा मुस्लिम लीग ने उठाया। भारत के मुसलमानों को यह कहा गया कि कांग्रेस उन्हें कोई फायदा नहीं देगी और न ही कोई अधिकार देगी। इसीलिए जैसे जैसे देश की आजादी का वक्त करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे बंटवारे की मांग भी बढ़ती जा रही थी। मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना, जो कांग्रेस के नेता थे, वो भी खुलकर अब अलग देश की मांग करने लगे। उनकी इस मांग को आधिकारिक रूप मार्च 1940 में मिला, जब लाहौर में मुस्लिम लीग का 3 दिन का लंबा सेशन चला। उस दिन जिन्ना ने अपनी 2 घंटे की लंबी स्पीच में 2 नेशन थ्योरी की बात की। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। वहीं मुस्लिम लीग ने उसी दिन लाहौर रेजोल्यूशन पास किया, जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। इस रेजोल्यूशन में जिन्ना ने यह मांग की कि भारत के जिन इलाकों में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है, उन सबको मिलाकर एक सिंगल स्टेट का दर्जा दिया जाए। हालांकि सिंगल स्टेट बनाने की योजना करीब 3 साल पहले से शुरू हो चुकी थी। वहीं ब्रिटिश सरकार को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अब वो भारत पर और ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगस्त 1940 में ब्रिटेन ने यह ऐलान कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद भारत को एक डोमिनेंट स्टेटस दे दिया जाएगा। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब ये होता है कि भारत रहेगा तो ब्रिटेन के अंदर में ही, लेकिन वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज और सिक्योरिटी से जुड़े निर्णय खुद ले पाएगा। मुस्लिम लीग ने उस वक्त मुसलमानों के बीच कांग्रेस के खिलाफ जहर घोलने का काम किया। उस वक्त कांग्रेस के कई बड़े नेता जैसे अब्दुल कलाम आजाद, AK, फजलुल हक, हयात खान इत्यादि सब जेल में थे और मुस्लिम लीग की इस योजना को रोकने में नाकाम थे। कांग्रेस के पास अब इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगस्त 1945 में जब कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया, उसके बाद कांग्रेस को यह बात समझ में आ गई कि अब वो मुस्लिम लीग की मांग को ज्यादा दिनों तक टाल नहीं सकते। कांग्रेस को हिंदू लोगों की तरफ से काफी ज्यादा वोट मिले, लेकिन मुसलमानों की ओर से कुछ खास वोट नहीं मिले। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग अब भारत की राजनीति में अपनी एक नई पहचान बना चुकी थी। 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन ने पार्टीशन का प्लान कांग्रेस के सामने रखा, तो कांग्रेस के नेता इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि यह पार्टीशन इतने लोगों की जान लेने वाला है। सबसे पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्लान को अप्रूव किया और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, और फिर धीरे धीरे कांग्रेस के बाकी नेता भी इसके लिए मान गए। बंटवारे की जिम्मेदारी जॉन रेडक्लिफ को सौंपी गई थी, जो कि एक ब्रिटिश लॉयर थे। उन्हें भारत के पार्टीशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। रेडक्लिफ एक ऐसा व्यक्ति था जो कि यूरोप से बाहर निकला नहीं था। उसे भारत और पाकिस्तान के मैप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि भारत के किस हिस्से में पहाड़ है, कहाँ नदियाँ और किस हिस्से पर कौन सा शहर। बंटवारे के लिए इन सभी चीजों का जानना बहुत जरूरी होता है। रेडक्लिफ को जैसा कहा गया, उसने उसके अनुसार हिंदू मेजोरिटी वाले इलाकों को भारत के साथ रहने दिया, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाकों को पाकिस्तान में रहने दिया गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि कई सारे मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाकों में भी अभी भी काफी भारी संख्या में हिंदू रहते थे, और उसी तरह कई सारे हिंदू मेजोरिटी वाले इलाकों में मुस्लिम रहा करते थे। तो जैसे ही देश के सभी लोगों को बंटवारे के बारे में पता चला, वो अपने अपने हिसाब से उन इलाकों में जाने की तैयारी करना शुरू करने लगे, जहां उनके अनुसार से उनके समुदाय के मेजोरिटी वाले लोग रहते थे। 18 जुलाई साल 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया गया। इधर बाउंड्रीज कमीशन ने देश को 2 हिस्सों में बांटने की पूरी तैयारी कर चुका था। बंटवारे के इस डिसीजन के बाद हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। हजारों औरतों का किया गया, इनमें छोटी बच्चियां भी थी। एक तरफ इन रियासतों में पार्टीशन के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर इनमें से कुछ स्टेट आजाद रहने की मांग कर रहे थे। इनमें जम्मू कश्मीर का नाम सबसे ऊपर आता है। जम्मू कश्मीर के अलावा हैदराबाद, जूनागढ़ की रियासतें भी ऐसी रियासतें थी जो आजाद रहने की मांग कर रही थी। ऐसे में मुसलमान और हिंदू अपनी अपनी सुरक्षित जगहों की तलाश में इधर उधर जाने लगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भारत को अपनी आजादी मिलने वाली थी, और वो दिन था 15 अगस्त साल 1947 का, आजादी की वो रात। 150 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हर भारतीय अपने आप को आजाद महसूस करने वाला था। 15 अगस्त 1947 यह उस दिन से पहले बस एक तारीख हुआ करती थी, लेकिन आज ये इतिहास बनने वाली थी। रात के 11:58 पर माउंटबेटन अकेले अपने ऑफिस में बैठे थे और अपने डायरी में लिखते हैं कि इस वक्त मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। आज करोड़ों लोगों की जिंदगी का फैसला मेरे हाथों होने वाला है। और इसके ठीक 2 मिनट बाद उसने भारत के आज़ादी के दस्तावेजों पर साइन कर दिए।
एक तरफ जहां आजादी का जश्न पूरे देश को लेकर डूबा था, वहीं दूसरी ओर आजादी का एक दूसरा पहलू भी था जिसे बहुत कम लोग देख पा रहे थे। उसे वो लोग देख पा रहे थे जिन्होंने अपने घरों को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाने का फैसला लिया था। हर परिवार ने किसी न किसी को खोया था, कोई न कोई पीछे छूट गया था। उस परिवार को यह भी पता नहीं था कि जो सदस्य पीछे छूट गया है क्या वो उनसे वापस मिल पाएगा। लाखों औरतें ऐसी थी जिनकी लूट ली गई थी, लाखों बच्चे ऐसे थे जो उसी रात को अनाथ हो गए थे। ऐसे कई सारे लोग थे जो अपना घर बार छोड़कर एक नई मुल्क में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए निकल चुके थे। 50,000 से भी अधिक सिख महिला और हिंदुओं को अगवा कर लिया गया। यह बंटवारा एक सबक था दुनिया भर के लोगों के लिए कि कैसे अगर दो समुदाय के बीच की नफरत को राजनीति का रूप दे दिया जाए तो उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि धर्म की नींव पर बना कोई भी देश ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता है। पाकिस्तान के भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब आज़ादी के 24 साल बाद ही पाकिस्तान के करीब 40% पॉपुलेशन रखने वाला देश बांग्लादेश उससे टूटकर अलग हो गया। भारत आज उस रास्ते पर है जो हमारे फ्रीडम फाइटर के बलिदान को सफल बनाता है। हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस बात को याद रखना चाहिए कि जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को इसलिए बनने दिया जा रहा है ताकि भारत के और टुकड़े ना हो। ये थे बंटवारे से जुड़े कुछ मुद्दे जो हमने आपके सामने रखे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।